अब आइए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये अगला 5वां सवाल। 5वें सवाल में ये कह रहा है कि सोडियम एसीटेट का आयतन दे रखा है 500 ml। सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA का आयतन 500 ml का आयतन V बराबर है 500 ml। वो कह रहा है 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए, यानी मोलरता कैपिटल M दे रखी है 0.375 बनाने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। CH3COONA का द्रव्यमान यानी W एक तो निकलवा रहा है। अब वो कह रहा है सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान CH3COONA का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, जिसको M डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है 82.0245 है। अब देखिए, इसमें आप ये देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है M डैश अणुभार, दे रखा है मोलरता M, आयतन V दे रखा है, पूछ क्या रहा है, W पूछ रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, W बराबर M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। ये फॉर्मूला है। सीधे फॉर्मूले पर सबसे आसान, किताब में देखेंगे, अन्य में देखेंगे बहुत टेढ़ी मेढ़ी विधि दे रखी है, लेकिन मैं सीधे फॉर्मूले पर आधारित आपको बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले को रख दीजिए। यहाँ पर W बराबर है पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, M है मोलरता, M डैश है अणुभार, V है वॉल्यूम, ये 1000 संख्या है। इसमें रख दीजिए, सीधा निकल जाएगा 4 लाइन में सवाल। तो W बराबर M मोलरता कितनी है 0.375 इंटू M डैश अणुभार कितना है 82.0245 और V कितना है 500 बटे 1000। 500 से 1000 को 2 बार काट दीजिए। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए। देखिए भला इन दोनों की गुणा करके कितना आता है और उसमें 2 का भाग कर दीजिए। सीधा आपका 4 लाइन में सवाल निकल जाएगा। ऊपर का नहीं, पहले ऊपर की गुणा करके बताओ ना, तभी तो और बच्चे देखेंगे। पहले ऊपर दोनों ये बचे, दोनों की गुणा करके बताइए। इसमें टाइम थोड़ा बच जाएगा, इस वजह से आपसे वो कर रहे हैं हम। 0.375 में गुणा करनी है 82.0245 की। ऊपर का है 30.75, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग कर दीजिए। तो 2 का भाग करेंगे तो ये 15 कितना आया 375 हाँ, तो जितना भी आता है वो आपका इतने ग्राम आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये सीधे सूत्र पर आधारित है, जहाँ पर W पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है, M मोलरता है, M डैश अणुभार है यानी मॉलिक्यूलर द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट, और V आयतन है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आइए। छठे सवाल में ये कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के
उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और उसका घनत्व 1.41 ग्राम पर मोल हो, ग्राम प्रति ml हो। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श एक तरीके से नमूना हो गया, नमूने का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए, यानी मोलरता निकालनी है, मोल प्रति लीटर मोलरता निकालनी है, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। देखिए ये छठा सवाल है और छठे सवाल में ये पूछ रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस नमूने का मोल प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए, यानी मोलरता HNO3 की मोलरता, HNO3 की मोलरता m ये ज्ञात करवा रहा है। कब? जब HNO3 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है? 69% और उसका घनत्व D दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 69%, इसका क्या तात्पर्य है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप सवाल नहीं निकाल सकते। देखिए 69% का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत है ये, इसका मतलब है कि द्रव्यमान के अनुसार 100 ग्राम विलयन में 69 ग्राम HNO3 घुला हुआ है। तो ये याद होना चाहिए 69% HNO3 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 69 ग्राम HNO3 घुला है। जब तक ये लाइन का समझ में नहीं आएगा आप नहीं निकाल सकते। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसी से बन जाएगा कि देखिए HNO3 की मात्रा W या द्रव्यमान M कर सकते हैं, बराबर कितनी है? 69 ग्राम। और विलयन की मात्रा, विलयन का द्रव्यमान M बराबर कितना है? 100 ग्राम। ठीक है। अब HNO3 का अणुभार निकाल लीजिए। HNO3 का अणुभार जरूरत पड़ेगी इसकी M डैश 63 होता है। देखिए कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो 15 हो गए और ये 16, 3 गुणा 16 48, 48 और 15 कितना हो गया? 63। तो ये 63 होता है, याद रखने की चीज़ है, याद रखिए। अब ये निकल आया। अब क्या पूछ रहा है? मोलरता निकाल रहा है। जो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था वो? W बराबर M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। उसी से आप ये निकाल लीजिए M। जब आप M निकालेंगे तो देखिए ये M ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो M बराबर हो जाएगा किसके? इन दोनों के 1000 इंटू W अपॉन M डैश इंटू V के। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा
या आप उस फॉर्मूले में रख दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। तो निकालिए मोलरता m बराबर 1000 इंटू W कितना है 69, उसके बाद में m डैश अणुभार कितना है 63 गुणा V कितना है नहीं दे रखा। अब V नहीं दे रखा, जब तक V नहीं निकालेंगे आप तब तक ये सवाल नहीं निकलेगा। V के लिए एक क्लू दे रखा है, क्या घनत्व दे रखा है उसका। तो द्रव्यमान तो है हमारे पास उस विलयन का, कौन से का 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है, लेकिन 100 ग्राम का आयतन कितना है ये नहीं दे रखा। तो इसके लिए एक मैंने आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताया था कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, अर्थात m बराबर होता है v इंटू डी। इस हिसाब से जो v है वो बराबर हो जाएगा m अपॉन डी। m कितना है 100 ग्राम और d कितना है 1.41। 100 में 1.41 का भाग करिए, जितना आता है वो v निकल आया, उस 100 ग्राम विलयन का आयतन निकल आया। 70.92 ml, ये आ गया उसका v। अब इस v को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया 70.92। अब इनको कैलकुलेट कर दीजिए। ये ऊपर का हो गया 1000 की गुणा करके 69,000 और नीचे इन दोनों की गुणा कर लो कितना आया और उसका भाग दे दो। या कहीं कटता है तो काट दीजिए, वैसे कट भी जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ऐसे कर लीजिए, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 23,000 बटे 21 गुणा 70.92। इन दोनों की गुणा करिए नीचे 21 में, कितनी आई नीचे 89.32 देख लेना, सही है 1489.32 और ऊपर है 23,000। अब इसमें भाग कर दीजिए, 23,000 में भाग कर दीजिए 1489.32 का। $15.44 ये क्या आ गया m मोलरता। तो आपका m बराबर आ गया 15.44, ये आपका आंसर आ गया। नोट करिए जल्दी। और अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये बता रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। ये जल्दी नोट करिए। तो देखिए इस अगले 7वें सवाल के लिए ये पूछ रहा है 100 ग्राम CuSO4 से प्राप्त Cu कितना होगा, ये पूछ रहा है। आप ये नोट करें जल्दी, मैं बिठाऊंगा इसको।
बैठो, दोबारा बता रहे हैं। देखिए ये छठा सवाल है, ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। नाइट्रिक एसिड का कोई नमूना सैंपल दे रखा है और उसमें कह रहा है कि इसकी सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करिए। मोल प्रति लीटर इकाई किसकी होती है? मोलरता की, अर्थात उसकी मोलरता निकलवा रहा है। कौन से की? कि जिसमें भार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार वो उसकी जो द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा है वो 69% है, 69% है, और उसका जो घनत्व है वो 1.41 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, उसकी निकलवा रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि 69% भार के अनुसार क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि 100 ग्राम में HNO3 का जो विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन में शुद्ध HNO3 कितना है? 69 ग्राम है। ये अर्थ हुआ जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको एक लाइन में, क्योंकि वैसे बोलता तो वो आपके दिमाग से निकल जाती, इसलिए मैंने शुद्ध शब्दों में लिख दिया है। तो 69% HNO3 का अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड घुला हुआ है। तो आप निकाल लीजिए नाइट्रिक एसिड की मात्रा कितनी हुई? 69 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? 100 ग्राम। अब यहाँ अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी इसके नाइट्रिक एसिड के, तो नाइट्रिक एसिड का अणुभार जो है निकाल लेते हैं, याद होना चाहिए, अब तक हो गया होगा। कितना होता है? 63। कैसे निकालते हैं? वही सूत्र लिख लेते हैं, HNO3, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु है 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 16 थी 48। जब जोड़ेंगे तो वो 63 आएगा। समझ आ गया? तो निकाल लिया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था W बराबर m इंटू एम डैश इंटू वी अपॉन 1000। इसी फॉर्मूले से अगर हम इस m को इधर निकाल लें तो ये सूत्र इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधी वैल्यू रख दें इसकी कि m मोलरता बराबर 1000 इंटू 69 अपॉन 63 इंटू वी था नहीं, यहाँ पर निकाला है हमने। तो निकाला कैसे है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। आयतन पूछ रहा है जबकि उस विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, तो 100 ग्राम विलयन का आयतन कितना हुआ? 100 ग्राम विलयन का आयतन हुआ उसका द्रव्यमान बटे उसका घनत्व, भाग करके 70.92 आ गया, तो वो रख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, तो आपकी मोलरता 15.44 आ गई। समझ आ गया? अब आप देखिए 7वां सवाल। सातवें सवाल में ये पूछ रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त शुद्ध कॉपर की मात्रा बताइए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो देखिए ऐसे ही निकालेंगे। 7वां सवाल है ये, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त कॉपर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, CuSO4 अलग निकाल लेते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ 159.5 होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे कि CuSO4 है, Cu का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 4 गुणा 16। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, जब इन सब को जोड़ेंगे 159.5 आएगा अणुभार। तो कॉपर सल्फेट का अणुभार m डैश कितना हो गया? 159.5। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने सबसे दूसरा सवाल बताया था शुरुआत में, 159.5 ग्राम में कॉपर कितना है? 63.5। 159.5 ग्राम में है 63.5, तो 100 ग्राम में निकाल दीजिए। 2 लाइन का सवाल है, तो निकालेंगे कि 159.5 ग्राम
कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा बराबर 63.5 ग्राम। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा हो जाएगी 63.5 बटे 159.5। तो 100 में निकाल दीजिए। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा 63.5 गुणा 100 बटे 159.5। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6350, एक जीरो बढ़ जाएगी, दशमलव इधर भग जाएगा, बटे 159.5। अब इसमें मुझे भाग करके बताइए 6350 में 159.5 का भाग करने पर कितना आया? जोर से 39.81 देख लेना सही कराए या कितना कराए। तो ये इसकी आंसर आ गया कि 100 ग्राम से प्राप्त होगा 39.81 ग्राम कॉपर। इतने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, वो पूछ रहा है 100 ग्राम कॉपर से कितना कॉपर प्राप्त 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसका अणुभार निकाला 159.5। तो 159.5 में कितना है? 63.5। तो 100 ग्राम में कितना हुआ? इतने बटे इतने। निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो 8वां सवाल अब आ रहा है, ये बिल्कुल तीसरे सवाल जैसा था, जैसे मूलानुपाती सूत्र का था ना, तो बस बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। तो इसलिए इसमें टाइम बर्बाद करना बेकार है। एक बार फिर देख लेंगे, पहले जैसा ही है। ये कह रहा आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 और 30.1 है। तो बिल्कुल पहले जैसा है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। अब 9वां सवाल देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए इसमें ये 9वां सवाल है। नौवें सवाल में ये कह रहा है, एक टेबल बना रखी है इन्होंने, तत्व दे रखे हैं। एक तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इनकी प्रतिशत मात्रा ये दे रखी है 75.77 और इसकी दे रखी है 24.23 और इसका अणुभार मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार इसका दे रखा है 34.9689 और इसका दे रखा है 36.9659। अब वो कह रहा है कि औसत परमाणु भार निकालिए। औसत परमाणु भार ए ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है वो। तो देखिए इस तरह के जितने भी सवाल आए उनके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। मान लो ये तत्व हैं और तत्व ये तो 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ आप लोगों को कि मान लो ये तत्व A मान लो, ये B है, कोई C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो उन सब के लिए
ये निर्धारित है कि औसत परमाणु भार बराबर होता है तत्व एक का परमाणु भार गुणा प्रतिशत मात्रा प्लस बी, क्या है, तत्व है, बी का परमाणु भार गुणा प्रतिशत मात्रा प्लस सी का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशत मात्रा। अगर 4 हैं तो और डी का परमाणु भार गुणा प्रतिशत मात्रा बटे सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग। और ये जो योग होता है ये 100 होता है। सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग या 100, इनमें से भाग दे दें तो वो औसत परमाणु भार आ जाएगा। आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ प्रतिशत मात्रा देखिए, ये प्रतिशत मात्रा है, योग देखिए, ये 75 है और ये 24 है, कितना हो गया 99। ये 77 है और ये 23 है, कितना हो गया 100। तो पूरा 100 हो जाएगा, ये दशमलव के बाद है तो ये पूरा 100 हो गया। तो सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग 100 होता है, तो 100 से भाग दे देते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो ये सूत्र हो जाएगा कि क्लोरीन 35 का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशत मात्रा प्लस क्लोरीन 37 का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशत मात्रा बटे 100। तो कितना होगा ये अपने आप कैलकुलेट कर लेना। इसका परमाणु भार है, औसत परमाणु भार बराबर, इसका परमाणु भार है 34.9689 गुणा प्रतिशत मात्रा है 75.77 प्लस इसका परमाणु भार है 36.9659 गुणा प्रतिशत मात्रा है 24.23 बटे 100। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करिए और इन दोनों की गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। करिए जरा, इन दोनों की गुणा करो बेटा। 34.9689 34.9689 में गुणा करिए 75.77 की। यहाँ मुझे करने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, इस वजह से 2645.49 है, 49.59। अब इन दोनों की गुणा करो, कितना आता है, आप जैसे ये दशमलव के 4 स्थान दे रखे हैं तो 4 स्थान ही देना, लेकिन कोई बात नहीं है, 2 स्थान दे दिया है। कैलकुलेशन सही करना। 36.9659 में 24.23 की 895.68। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और 100 का भाग कर दीजिए। ये आ गया, इन दोनों का जोड़ कितना आया 3545.27। इसमें जब हम 100 का भाग करेंगे तो 0.2 स्थान इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.45। तो ये आ गया औसत परमाणु भार, आपका आंसर आ गया। ठीक है,
ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से कर लेंगे। आगे भी एक सवाल है, उसको भी अपने आप इसी तरीके से करेंगे।